मई जून 2021, पेपर टू सॉल्व कर रहे हैं। 2 और 30 मिनट्स का पेपर है, इंशाल्लाह हम जल्दी कर लेंगे, तो कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखें, इसने दिया हुआ द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज $78। पेपर 2 में कैलकुलेटर्स अलाउड है, सही है ना? तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो इसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज $78 इन द सेल, द प्राइस इज रिड्यूस बाय 15%, कैलकुलेट द सेल प्राइस। देखो, अगर प्राइस 15% रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब अब जो प्राइस होगी वो 85% होगी। 100 में से 15% आपने माइनस कर दिया, तो ये फुल प्राइस थी। अब आपको सेल 15% डिस्काउंट मिल गया, रिड्यूस हो गई प्राइस 15%, तो अब आप 85% अमाउंट पे करेंगे। किसका? 85% ऑफ 78 पे करेंगे, सही ना? आप यूं लिख सकते हैं, तो 85% 0.85 ऑफ 78 आपने निकालना है। 0.85 कैलकुलेटर में रखा, 0.85 ऑफ 78 ये आपने निकाला, और ये हो गया बेटा 66.3। इसका आंसर जाएगा 66.3। ज्यादातर बच्चों को मैं वैसे यूं भी करवाता रहा हूं कि 100% प्राइस जो है ना वो 78 है, और आपने 85% प्राइस निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बेटा आपके पास यही आंसर आएगा, सही है ना? यही आंसर आएगा, $6.3। अच्छा जी, फिर इसके बाद कह रहा था एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 इज इक्वल टू 0.85 यूरोज। ठीक है जी, तो मैंने ठीक है, द माइकल चेंजेस $100 टू यूरोज। माइकल ने $100 यूरोज में कन्वर्ट कर लिया। भाई, $1 में 0.85 यूरोज हैं, तो $100 में कितने यूरोज होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल सी बात थी, 85 यूरोज। अब माइकल के पास 85 यूरोज हैं, सो आई एम राइटिंग 85 यूरोज माइकल के पास मौजूद है। उसे कन्वर्ट करा लेते, $100। $100 इज इक्वल टू 85 यूरोज। ही बाइज अ क्लॉक कॉस्टिंग 58.99 यूरोज। उसने एक क्लॉक बाय कर ली $58.99 की, तो $85 में से 58.99 उसके पास नहीं रहे, तो हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया, हमने कैलकुलेटर यूज करा। 85 माइनस 58.99, यू विल गेट द आंसर 26.01। अब उसके पास 26.01 यूरोज मौजूद हैं। ही चेंजेस द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी। रिमेनिंग मनी इसके पास कितनी है? 26.01। उसने वापस कुछ डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। आपने वही टेबल बनाया, $1 बराबर है कितने यूरोज के? 0.85 यूरोज के। उसके बाद कितने यूरोज हैं? 26.01। डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 26 मल्टीप्लाई 1, और ये 0.85 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 26 डिवाइड बाय 0.85, यू विल गेट द आंसर 30.6। यानी आपके पास 30.6 डॉलर्स अब मौजूद हैं माइकल के पास कन्वर्जन के बाद। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में कह रहा है पेट्रो इन्वेस्ट $3,500 इन दी ए सिंपल का अकाउंट फॉर 4 years। ए सिंपल अकाउंट का कैसा अकाउंट है? ए सिंपल अकाउंट वो है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2.1% पर ईयर। और एलियना इन्वेस्ट $3,500 इन द कूल कंपाउंड। ये एक अकाउंट है कूल कंपाउंड के नाम से, उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2% पर ईयर मिल रहा है। एट द एंड ऑफ 4 years हु हैज मोर मनी इन देयर अकाउंट बाय हाउ मच? तो हमने बोला भाई, अगर मैं पेट्रो की बात करूं, तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है I = P/R/T/100 से मिल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहा है उसको। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला? प्रिंसिपल अमाउंट 3,500, रेट बेटा हमारे पास 2.1 हो गया, और टाइम बेटा हमारे पास 4 years हो गया, डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने। आई यूज द कैलकुलेटर, सिंपल सिंपल कैलकुलेटर यूज करें। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100, 294। 294 बेटा हमारे पास डॉलर्स पेट्रो के पास इंटरेस्ट अमाउंट आ गई। यानी उसके पास अभी टोटल अमाउंट जो है ना वो 35, 100 में से 294 ऐड कर लो, तो 3794 है, ये टोटल अमाउंट है।
और अगर हम बात करते हैं एलियना की, तो एलियना के पास बेटा हमारे पास, एलियना के पास अमाउंट लेकर आ रही है P1 + R/100 की पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P हमारे पास 3500 है, R की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2%, ऊपर लिखा हुआ है, और डिवाइड बाय 100, और टाइम कितना बेटा हमारे पास 4 साल, 4 years ही है। तो इसको बस कैलकुलेटर में रखना है। 3500 ब्रैकेट 1 + 2/100 होल पे की पावर 4, यू विल गेट द फाइनल अमाउंट 3788.51 सेंट्स तक मैं कहानी लिख देता हूं। अब ये भी फाइनल अमाउंट है, ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट। तो किसके पास ज्यादा अमाउंट है एंड बाय हाउ मच? तो भाई हमारे पास पेट्रो के पास ज्यादा अमाउंट लग रही है, क्योंकि 3794 है और 3788 है। तो पेट्रो हैज मोर मनी, पेट्रो हैज मोर मनी। और कितनी कितनी ज्यादा है? तो आपने 3794 माइनस 378851, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास आंसर 5.487 लिखा हुआ था। मैं इसको 49 लिख रहा हूं, मैं इसको अप टू सेंट्स राउंड ऑफ कर रहा हूं। $5.49 बेटा हमारे पास ज्यादा अमाउंट है उसके पास। ठीक है जी, यहां तक काम में कोई मसला, किसी को कोई परेशानी? इंशाल्लाह नहीं नहीं होगी, सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, फाइनल आंसर इज नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज द होल अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट, ये पूरी अमाउंट आ जाती है। अच्छा जी, यहां पर बेटा हमारे पास अगेन स्केलेट डायग्राम से रिलेटेड सवाल है। द टेबल शोज अ मिड डे टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट्स Nasha sells on each of 10 days। ठीक है जी, कंप्लीट द स्केलेट डायग्राम, द फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। ये फर्स्ट 5 प्लॉट कर दिए गए, ये हमें बाकी 5 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो देखो, हमें प्लॉटिंग के लिए रीडिंग आनी चाहिए। अगेन दोनों एक्सेस पर अगर आप देखो, वन टाइनी स्मॉल बॉक्स, मैं इसलिए यहां पर लिख देता हूं वन टाइनी स्मॉल बॉक्स। दोनों एक्सेस पर अगर आप देखो ना, तो 5 का डिफरेंस है और 10 बॉक्सेस हैं, तो 5/10 हो जाएगा हमारे पास 0.2। दोनों बॉक्सेस पर यही है, दोनों बॉक्सेस पर यही है। अच्छा सर, सर 21 के अगेंस्ट 8 प्लॉट करना है, पहला ये पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, 21 के अगेंस्ट 8 प्लॉट करना है। तो 21 बेटा हमारे पास हो जाएगा यहां पर, एक बॉक्स 1.5 के बराबर है, तो दो बॉक्स 21 एक पॉइंट के बराबर हो जाएगा। 21 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है? 8 प्लॉट करना है। तो ये 21 के अगेंस्ट में गया 5, 6, 7, 8। ठीक है ना? हाँ, एक बॉक्स बेटा 0.5 के बराबर है दोनों में। मैं फिर से भूल गया, ये 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास क्रॉस डालना है। आपने भी जिस तरह उन्होंने क्रॉस डाला ना, आपने भी क्रॉस डालना है। ठीक है जी, आपने भी क्रॉस डालना है, जिस तरह उन्होंने क्रॉस डाला हुआ है आपने भी क्रॉस डालना है। एक पॉइंट आ गया। 6 के अगेंस्ट 17, देखो, एक बॉक्स उसके बाद दो बॉक्स, ये 6 के अगेंस्ट 6 यहाँ पर होगा, उसके अगेंस्ट 17 प्लॉट करना है। ये जगह 16 और ये जगह 17। तो यहां पर बेटा आपके पास देख रहे हो, 15 के बाद 4 बॉक्सेस मैंने लिए 17 बनाने के लिए। तो ये हमारे पास बेटा पूरा, इसको डिलीट करा, ये परेशान नहीं करेगा मुझे। ये मैंने 17 प्लॉट कर दिया। सर सिक्स, one tiny box is 0.5, not 0.2. 0.2 on the left. ओ सॉरी, मैंने 0.5 लिखना था। हाँ, यहाँ पर 0.5 बोल रहा हूँ और 0.2 लिख रहा हूँ। ये 0.5 है। ठीक है, एक बॉक्स 0.5 के बराबर है। 5 के अगेंस्ट 21 है, 5 के अगेंस्ट 21 प्लॉट करना है। थर्ड पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं मैं 5 के अगेंस्ट 21। तो 5 के अगेंस्ट बेटा मैंने 21 ये प्लॉट कर लिया, ये 21 हो गया। एक बॉक्स 0.5 के बराबर है, दो बॉक्स 1 के बराबर। 12 के अगेंस्ट 16 प्लॉट करना है। 12 के अगेंस्ट ये देखो, एक बॉक्स दो बॉक्स 11, फिर दो बॉक्स 12। 12 के अगेंस्ट 16 का प्लॉट करना है। तो ये 15 के बाद दो बॉक्स आ गया, 16 हो गया।
फिर 23 के अगेंस्ट 6 को प्लॉट करना है। 5 के बाद बेटा एक बॉक्स मैंने लग दिया 6, ये 23 यहां पर हो जाएगा, ये 21, 22, 23। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करे, मुझे 2 मार्क्स इसके मिल गए। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मिड डे टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट नताशा सेल्स। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बताना है, ये जो है वो इस तरह नहीं बताना कि आपने ये पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन वो चीज नहीं बतानी, आपने रिलेशनशिप एक डिस्क्राइब करना है। तो देखो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, as the temperature increases, as the टेम्परेचर इंक्रीजेस, आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ हॉट चॉकलेट्स की सेल्स कम हो रही हैं। तो आप लिखोगे ऑफ हॉट नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट डिक्रीजेस और नंबर ऑफ कप्स डिक्रीज नहीं हो रहे, उनकी सेल्स डिक्रीज हो रही है। तो सेल्स ऑफ नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट डिक्रीजेस, सही ना, सेल्स कम हो रही है। अब आपसे वो क्या बोल रहा है बेटा, अब आपसे बेटा वो बोल रहा है बाय ड्राइंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट एस्टिमेट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट सोल्ड व्हेन द मिड डे टेम्परेचर इज 17। आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, इट शुड बी फ्रॉम द मिडल, ऐसी लाइन बनानी है जो कि ऐसे इस पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सके। बिल्कुल ऐसा, देखो मैंने कोशिश करी है कि ऊपर जितने पॉइंट्स हो नीचे जितने पॉइंट्स हो इक्वल हो, या फिर हमारे पास थोड़ा सा इसको मैं और ये बना देता हूँ, थोड़ा सा बाउंडनेस प्रॉपर शो हो रही हो, सही है ना, ये हमारे पास थोड़ा सा क्लैरिटी है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद 17 इससे एस्टिमेट करेंगे आंसर, 17 के अगेंस्ट कितने, जब 17 डिग्री टेम्परेचर था मिड डे, उस वक्त कितने कॉफीज बिकी, कितने नंबर ऑफ कप्स बिके हॉट चॉकलेट्स के, दैट इज 10। एस्टिमेट आंसर मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है, एस्टिमेट आंसर इज 10 आ रहा है। ठीक है जी, यहां तक आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा रेंज वेरी कर सकती है, किसी का 11 आ जाए किसी का 9 आ जाए, रेंज वेरी कर सकती है। नाउ दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। कह रहे सिंप्लीफाई करो 4b प्लस 6b 4a, तो 4a 7a के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4a माइनस 7a माइनस 3 हो जाएगा, माइनस b प्लस 6b कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 5b हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर -3a प्लस 5b। अब बेटा हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, हमने सॉल्व किस तरह करा, m/2 एज इट इज रहा, -4 राइट हैंड साइड पे अगर +4 हो गया तो दिस विल बिकम 9, और m क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन हो गया m/2, तो बेटा अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी। तो अब ये 2 9 18 हो गया, m की वैल्यू बेटा हमारे पास 18 आ गई, आंसर इज 18। अच्छा, रीअरेंज टू मेक t एज अ सब्जेक्ट, t को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो ये सिंगल t ये रहा हमारे पास, और ये बेटा हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय यू हो सकता है, t+4 एज इट इज कॉपी, और 3 मल्टीप्लाई बाय यू मैंने एज इट इज रखा, और ये 4 और यू में फर्क समझ में आया, 1 मिनट रुक जाएगा, ये जरा ठीक कर लेते हैं। तो 3u माइनस 4 इज इक्वल्स टू t, हमारे पास t सब्जेक्ट बन गया, और यही हमें बनाना था, तो आपने यहां पर लिख दिया आंसर 3u-4 से ना, मेरे u और 4 में फर्क नहीं समझ आ रहा था इसलिए मैंने उसको ठीक कर लिया। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंड करो, तो 3y को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 टू द 6 y इंटू वाई स्क्वायर, y की पावर 3 हो जाएगी, बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाती है, एंड देन 3y मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, y की पावर 1 एज इट इज हो जाएगा,
6y³ प्लस 15y, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपके पास 100 adults in a town were surveyed about the number of emails they each receive one day. The table shows find the mod. तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास मॉड है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा 28 की है, तो बेटा 4 इज अ मॉड, 28 इज नॉट अ मॉड, 4 इज अ मॉड, तो 4 की वैल्यू 4 इज योर मॉड होगा। अब कह रहा है मीन निकालो। ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, आपने एफ एक्स निकालना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 100 होगा, ऊपर लिखा हुआ है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। तो देखो, आपने 1 को 8 से मिला करा है, 1 8 8, 2 10 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 22, ये हो जाएगा बेटा 66। 4 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 28, मैं एफ एक्स निकाल रहा हूं और फिर इनका सम निकालूंगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 75। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54, 7 5 35, 8 3 24। इन सबको ऐड करो, 8 प्लस 20 प्लस 66 प्लस 112 प्लस 75 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 24, यू विल गेट द आंसर 394। तो मीन निकलता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना है, 394 अपॉन 100, ये जगह 3.94, आपके पास आंसर आ गया 3.94 इज द मीन। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात में मसला नहीं होगा। वन ऑफ दीज अडल्ट इज चूजन एट रैंडम। कह रहा है एक अडल्ट को हम चूज कर रहे हैं रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे रिसीव fewer than 4 emails that day, give your answer as a fraction in the simplest form। fewer than 4 वाले ईमेल्स वाले कितने लोग हैं, 8 प्लस 10 प्लस 22, 8 प्लस 10 प्लस 22। fewer than 4 ईमेल्स वाले, लेस देन 4, fewer than 4 का मतलब है लेस देन 4, नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये लोग कितने हैं, ये हमारे पास है बेटा 40 लोग हैं आउट ऑफ 100। तो बेटा हमारे पास फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4 आ जाएगी हमारे पास। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे पास लिखा हुआ है द टाउन हैज 1800 adults, use a survey result to estimate the number of adults in the town who receive exactly 5 emails that day। अब देखो टाउन में कितने adults हैं, 18,000 adults हैं। जब 100 adults थे तो 5 एग्जैक्टली 5 ईमेल्स कितने adults को गई हैं, 15 adults को गई हैं। मेरा ठीक है। और जब 18,000 है तो अब पूछ रहा है कितने adults को 5 ईमेल गई होंगी, एग्जैक्टली 5 ईमेल्स गई होंगी। एग्जैक्टली 5 ईमेल्स 100 पर कितने, 15 adults थे। 18,000 पे कितने होंगे, तो बेटा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, 18 इंटू एक्स, 15 इंटू 18,000। आपके पास बेटा ये जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 15 इंटू 180, 15 इंटू 180, दैट इज 2700। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, कोई मसला था की बात में किसी को। But how did he get 15? बेटा ऊपर सर्वे से मैंने 15 निकाला है, ऊपर सर्वे से मैंने 15 निकाला हुआ है। सर्वे से जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये देखो 5 के अगेंस्ट कितनी वैल्यू है, Okay, okay, सही। एक सेकंड।
अच्छा जी, अब देखो बेटा आपके पास यहां पर यू सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडिंग इन द वेन डायग्राम। देखो जो शेडिंग हुई हुई है वो ए और बी दोनों के बाहर हुई हुई है, तो अगर इसको मैं सबसेट नोटेशन में लिखूंगा तो आई एम गोइंग टू राइट ए यूनियन बी के पूरे आउटसाइड, होल आउटसाइड ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए और बी सबको यूनियन करा, आपने बोला इसके बाहर शेडिंग हुई हुई है, ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी द शेडेड रीजन नोटेशन। अब देखो बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, पी सेट दिया हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ 36। पी सेट के एलिमेंट्स को वो एक्स कह रहा है और कह रहा है एक्स कुछ इस तरह है, सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर ऑफ 36 बहुत सारे हैं, हम लेंगे वही जो यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए हैं। जैसे 1 भी फैक्टर ऑफ 36 है लेकिन यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, एंड देन वी हैव 12। तो ये हमारे पास पी सेट निकल कर आ गया। क्यू सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्यू सेट के एलिमेंट्स को वो एक्स कह रहा है और वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 4 तो बहुत सारे होते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वही लिखेंगे जो हमारे पास सेट यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए हैं। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, दैट्स इट जो मल्टीपल ऑफ 4 है। अच्छा, फिर आर क्या कह रहा है, आर के सेट को कह रहा है उसके एलिमेंट्स एक्स हैं और एक्स कुछ इस तरह है कि वो 3 से बड़ा है और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 भी शामिल है और इससे ग्रेटर देन नंबर 4, 5 और लेस देन इक्वल टू 6। 6 भी शामिल है, उससे लेस देन भी नंबर शामिल है। तो देखो 3 से लेकर 6 तक जो भी नंबर्स हैं वो शामिल है और 3 और 6 भी इसमें इंक्लूडेड है। मैंने ठीक है। और कह रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम, कह रहा है वेन डायग्राम कंप्लीट करें। देखो वेन डायग्राम कंप्लीट करने के लिए ना सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन को फिलअप करें, आप सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन को फिलअप करें, ऐसा पॉइंट ऐसे एलिमेंट जो तीनों में मौजूद हो। अब आप चेक करें, चारों में मौजूद हो, यूनिवर्सल सेट पी क्यू और आर तीनों में, चारों में मौजूद हो। तो देखो आपके पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है, 4 को देखा मैंने, 4 तीनों में मौजूद है, 4 को तीनों में मौजूद था। 4 बेटा मैंने सब जगह से कैंसिल करके यहां पर लिख दिया। अब 4 हर जगह से लिख दिया गया है तो अब 4 को हम वापस से काउंट नहीं करेंगे, इस वजह से बेटा हम लोग ने इसको एज इट इज कट कर दिया। सही ना, अब हमें पता चल गया कि भाई इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो अब हम पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स। सर पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सर 12 है। तो 12 को देखो बेटा मैंने लिख दिया, 4 भी था लेकिन 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देखो मैंने 12 कैंसिल कर दिया, यूनिवर्सल सेट से भी 12 में कैंसिल कर दूंगा। फिर से चेक करो, पी और आर के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, पी और आर के। सर पी और आर में कॉमन एलिमेंट 4 है, 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पी और आर में कॉमन एलिमेंट और क्या है, 3 है। मैंने देखो यहां पर 3 लिखा, 3 यहां से भी कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, और कुछ कॉमन नहीं था। अच्छा फिर से देखो, क्यू और और 6 आर भी में लिख कॉमन दो। एलिमेंट्स क्या है। सर क्यू और आर में 4 कॉमन है, बेटा वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्यू और आर में इज देयर एनीथिंग कॉमन, सर और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इधर बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ दें। सर 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 पी पी और और आर आर में में 6 भी 6 तो में कॉमन है। पी और आर में बेटा क्या कॉमन है, पी 6। और 6। आर में 6 भी कॉमन है, वेरी गुड, 6 भी कॉमन है। तो पी और आर में 6 भी कॉमन था, मैंने 6 भी लिख दिया और ये भी यहां से कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू। खूबसूरती से लिख दिया। अच्छा, अब जो भी बच गए वो ओनली पी वाले बच गए, ये इसे कहते हैं ओनली पी के। तो ये हो जाएगा बेटा 2,9 ये बच गया। ओनली क्यू में क्या बच गया, 8 बच गया। और ओनली आर में बेटा हमारे पास क्या बच गया, 5। तो देखो मैंने 2,9 हर जगह से कैंसिल कर दिया, 8 भी हर जगह से कैंसिल कर दिया, 5 भी हर जगह से कैंसिल कर दिया। बचा क्या, 7, 10, 11। तो देखो 7, 10, 11 आउटसाइड पी क्यू आर मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है जी। अब यहां पर बेटा लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट। अब या तो आप ये क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर इंटरसेक्शन पी करें, या आप डायग्राम से आपकी स्टडी अच्छी हो। देखो क्यू यूनियन आर में क्या क्या चीज आ रही है, क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले क्यू यूनियन आर देखो, ये रहा क्यू यूनियन आर, जहां पर क्यू और आर सब कुछ है, ठीक है ना। इसका होल कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। तो हमने बोला नहीं सर ये वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए जहां पर आपने टिक करें, हमें इनके अलावा चाहिए, जहां पर आपने टिक करा इनके अलावा चाहिए। तो मैंने इन सबको मिटाया, इनके अलावा हमारे पास क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड क्यू एंड आर इज गोइंग टू बी टिक राइट, मैं राइट टिक कर दिया। पीक एंड साइड, पीक एंड साइड बेटा हम क्रॉस चेक कर रहे हैं।
ये पी का इनसाइड हो गया, पी का इनसाइड हो गया, पी का इनसाइड हो गया, पी का इनसाइड हो गया। तो राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन देखेंगे, अब पी क्यू आर को छोड़ देंगे, अब राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन, राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन में बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्शन आ रहा है विच इज दिस वन, जहां पर दोनों मौजूद हैं। तो बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 and 9। दैट्स इट, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब बेटा वो आपसे बोल रहा है, अब राइट और क्रॉस को जरा मैं मिटा देता हूं, ये राइट और क्रॉस हमारी टेक्निक थी। अब पी यूनियन क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू का मतलब है एवरी पोर्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो पी क्यू ये रहा, पी ये रहा, इस पूरे इन दोनों पोर्शन में मिला के कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो सिर्फ पी और क्यू में नहीं पूछ रहा, पी यूनियन क्यू पूरा हमारे पास पूछ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि 8 और 2 9 को आप फोकस करें, पूरे में हमारे पास पूछ रहा है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इसका ये हो जाएगा हमारे पास 7 यहां पर। ठीक है जी। कह रहा है यूज अ सेट नोटेशन टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट। देखो इस पूरे क्वेश्चन में नल सेट कहां बन रहा है, इधर बन रहा है नल सेट। ये वो पोर्शन है जहां पर नल सेट बन रहा है। कह रहा है इसको नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दो। मैंने ये जो भी पोर्शन है ना, ये क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर है। लेकिन सर क्यू इंटरसेक्शन आर तो पूरा ही होता है। चलो ये है तो क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर ना, पूरा नहीं है तो इतना पोर्शन तो है। अब इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो मैंने यहां पर लिखा आउटसाइड पी, आउटसाइड पी, क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर, इनसाइड क्यू इंटरसेक्शन आर, लेकिन आउटसाइड पी, पी के बाहर। तो पी के बाहर करूंगा तो बेटा ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैं यहां पर लगा रहा हूं इंटरसेक्शन का साइन, क्योंकि पी के बाहर का पोर्शन और क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर का पोर्शन वो हमें चाहिए, उसका कॉमन पोर्शन हमें चाहिए। पी के बाहर का पोर्शन, पी के बाहर तो बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पी के बाहर सब कुछ तो नहीं चाहिए। हमें तो क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर का पोर्शन चाहिए। तो हमें वो कॉमन पोर्शन चाहिए जो पी के बाहर है और क्यू इंटरसेक्शन आर के अंदर है, वो कॉमन पोर्शन चाहिए। तो हमने बोला बेटा, इसलिए यहां पर बेटा मैंने इन दोनों के दरमियान क्या लगाया, इंटरसेक्शन के साइन लगा दिया। तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सेट नोटेशन हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक की बात में किसी को मसला? अच्छा पिछले क्वेश्चन में यहां पर आंसर फ्रैक्शन में देना था, मैंने डेसिमल में दे दिया, आप इसको बेटा 4/10 कर देगा, आंसर फ्रैक्शन में देना था। 4/10 इज गोइंग टू बी 2/5। अच्छा ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सोचने पर मजबूर, आपका टाइम वेस्ट होता है इससे। जरा क्वेश्चन गौर से देखिएगा। कह रहा है पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर पी आर और क्यू आर की लेंथ बराबर है। ठीक है जी। पी इज अ पॉइंट 1,5 एंड क्यू इज अ पॉइंट 5,1। तो 1,5 अगर मैं वैसे ग्रिड को देखूं तो मैं इसको 1 सपोज कर रहा हूं, ये 1 है हमारे पास और ये 5 है हमारे पास। तो 1,5 देखो, हर एक ग्रिड को 1 यूनिट काउंट कर रहा हूं मैं, हर एक ग्रिड को 1 यूनिट काउंट कर रहा हूं। तो देखो हमने यहां पर हर ग्रिड के वन डिस्टेंस को बेटा मैं 1 यूनिट काउंट कर रहा हूं। तो 1,5 कुछ यहां पर प्लॉट हो जाएगा और 5,1 बेटा यहां पर प्लॉट हो जाएगा। ये आपके पास पी और क्यू पॉइंट्स आ गए। अब आपने बेटा आर सोचना है कहां पर होगा कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाए। और याद रखें पी आर क्यू इज नॉट अ राइट एंगल, पी आर क्यू राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बोले कि सर हमारे पास लेट से, मैं यहां पर आर को प्लॉट करता हूं, ये आर है। तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये लेंथ 4 हो जाएगी, ये लेंथ 4 हो जाएगी,
और ये बेटा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। उसने बोला पी आर क्यू राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पी आर क्यू कह रहा है यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, यहां पर 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मैं आर को ये नहीं सपोज कर सकता। ऑल्दो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये भी लेंथ 4 है, ये भी लेंथ 4 है, लेकिन बेटा क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बेटा ये एक्सेप्टेबल, वो आर को कोऑर्डिनेट को ये एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर वन पॉसिबल पोजीशन ऑफ आर। आर की एक पॉसिबल पोजीशन बता दो कि आर पे एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ना बने और आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। तो बेटा अगर मैं इसको यहां पर ले लूं, पॉइंट को यहां मार्क कर लूं, तब भी देखो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये लेंथ और ये लेंथ अगर मैं इस आर पॉइंट को यहां पर ले जाऊं, तो बेटा ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अगर आप इनकी लेंथ निकालोगे ये बराबर होगी। कैसे? अगर आप छोटा सा काम ये कर लें, थोड़ी सी एनालिटिकल थॉरिटी कर लें कि अगर आप यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए छोटा सा, पाइथागोरस यूज करें, ये है 1, ये है 5, तो पाइथागोरस यूज करेंगे ना, तो बेटा आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर 26, इसकी लेंथ आ जाएगी क्यू आर की। यहां पर गौर से देखें, ये है लेंथ 1, ये है 5, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास क्यू पी आर की लेंथ आ जाएगी अंडर 26। तो हमारे पास देखो बेटा यहां पर बेटा मैंने जब आर को ऊपर चेंज करा तो ये भी अंडर 26 बन रही है लेंथ, ये भी अंडर 26 लेंथ बन रही है, लेकिन आर पर बेटा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो आर की अब मैं अगर पोजीशन डिफाइन करूं, तो बेटा आर की पोजीशन में यहां पर बन रहा है 6,6। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट बन रहा है 6,6। आर की वैल्यू एक पॉसिबल पोजीशन 6,6 बन रही है हमारे पास। ठीक है ना? अगर कोई बच्चा इसको यहां पर भी रख लेता, लेट से कोई बच्चा इसको यहां पर रख लेता, यहां पर रख लेता, तब भी बेटा ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते। आर की हो सकती 4,4 भी हो सकती थी। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहां पर भी, अगर आर की आप यहां पर रख लेते। आइसोसेलेस बनता और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता। तो 6,6 4,4 दोनों ही आंसर, अगर किसी ने 6,6 लिख दिया, किसी ने 4,4 लिख दिया, वो हमारे पास एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दोनों में से कोई एक एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये सवाल मैं ग्राफ फंक्शन में भी करवा चुका हूं। हेयर आर दी 5, इस तरह का सवाल, हेयर आर दी इक्वेशन ऑफ दी 5 कर्व्स, sketches of 3 curves are drawn below, write down the correct equation of the underneath each sketch। देखो बेटा ये हमारे पास क्यूबिक कर्व है, पहली बात, ये दोनों क्वाड्रेटिक कर्व है। ये हैप्पी फेस बन रहा है, कॉनकेव अब है, तो जहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये उसकी इक्वेशन में दिखा देगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर पॉजिटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब आपके पास बेटा इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन फर्स्ट वाले ग्राफ की है। मैंने क्या करा, मैंने देखा है इसके एक्स इंटरसेप्ट एक 0 बन रहा है और एक बन रहा है बेटा राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है। अगर आप बेटा y की जगह 0 पुट कर दो ना यहां पर, तो एक्स इंटरसेप्ट निकल कर आएगा, मैंने x कॉमन लिया, x-3, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, एक x की वैल्यू 3 आ रही है। आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट बन रहे हैं, 0,0 और 3,0। यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, आपके पास बेटा अगर मिडिल टर्म चले ब्रेक कर लेते हैं, यहां पर y की जगह 0 पुट करा, मिडिल टर्म ब्रेक करी, 4x - 2x -8, आपने x कॉमन निकाला, x+4, आपने -2 कॉमन निकाला, x+4, x - 2, x+4, x की वैल्यू बेटा एक आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है और एक आ रही है -4। तो आपका एक एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है। तो मेरा यार हमारा तो एक इंटरसेप्ट 0 आना चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारे पास बेटा फर्स्ट ग्राफ की क्वेश्चन हो गई, y इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x। ठीक है ना? अब इससे ये तो हमारे पास कैंसिल आउट कर लो, ये दोनों यूटिलाइज हो गए, दोनों देख लिए, दोनों में से एक यूटिलाइज हो गया, एक हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। दूसरा ग्राफ है हमारे पास कॉन्केव डाउन, तो जहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये उसका ग्राफ हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा यहीं पर नेगेटिव है, y इज इक्वल टू 2 - x स्क्वायर। बस एक ही हमारे पास कर्व की इक्वेशन बची थी, क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन, वो ये थी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव था इसका, हमने ये लिख दी y इक्वल टू 2 - x स्क्वायर, कुछ भी वेरीफाई नहीं करा आगे। फिर बाकी दो बची क्यूबिक कर्व।
अब क्यूबिक कर्व में बेटा देखो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो इसका सिर्फ एक ही एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है। तो अगर आप y की जगह 0 पुट करते हैं यहां पर, तो आपकी एक ही x की वैल्यू आएगी, क्यूब रूट ऑफ 2। अगर आप यहां पर y की जगह 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू एक ही आ रही है, क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, सिर्फ एक ही x की वैल्यू आ रही है, और वो भी पॉजिटिव आ रही है। यहां पर अगर आप देखो तो बेटा आपके पास x की वैल्यूज, y के लिए 0 पुट करने पर मैंने x कॉमन निकाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आ रही है, तीन एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं। तो इसका तो एक ही एक्स इंटरसेप्ट आ रहा था। तो हमारे पास अभी क्लियर हो गया कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, सिर्फ हमारे पास एक ही एक्स इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ये थी हमारे पास, मैंने इसी को यहां पर लिख दिया। अच्छा, इसका एक और शॉर्ट वे ये था कि आप y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते, एक्स की जगह 0 पुट करो, y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, इसका तो y इंटरसेप्ट 0 नहीं आ रहा, एक्स की 0 पुट करो, y इंटरसेप्ट माइनस 2 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, देखो y इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ रहा है। तो ये डायरेक्टली थोड़ा जल्दी अप्रोच वाली, तो ये ज्यादा अच्छी अप्रोच थी, आप y इंटरसेप्ट निकाल के यहां से काम कर लेते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू बेटा, आप किस तरह अप्रोच करते हो, किस तरह अप्रोच करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। A is the point -1 -5, B is the point 3, 3, find the equation of the perpendicular bisector to AB which passes through the midpoint of AB। देखो बेटा आपके पास ये एक मैं लाइन एस्टिमेटेड लाइन बना रहा हूं, ये A और B दो पॉइंट्स हैं, एक है -1 -5, एक है 3, 3। देखो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली कोई लाइन जाए उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। जिसमें मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू एबी, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एबी है, विच पास इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, और मिड पॉइंट ऑफ एबी से भी पास कर रही है। तो एबी के मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन ये ब्लू वाली लाइन है, और परपेंडिकुलर टू एबी भी है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लूंगा। तो देखो हमारे पास एबी का ग्रेडियंट m1 और परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट m2। मैंने सबसे पहले m1 निकाला, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपने किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 x2 y2 कह देना है। लेट से मैं इसको x1 y1 कह रहा हूं और इसको x2 y2 कह रहा हूं। तो y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2, और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है m2 का ग्रेडियंट, यानी लाइन L2 जिसका ग्रेडियंट मैंने m2 का है, यानी परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। m2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 लिखा हुआ है ना, इसको रेसिप्रोकल करो 1/2। अगर ये पॉजिटिव में है m1 तो m2 हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है जी, आपने अगर इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया, ब्लू वाली लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी थी उसका ग्रेडियंट निकालनी है यहां पर -1/2। अब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोनों x कोऑर्डिनेट को, a और b के x कोऑर्डिनेट को बेटा ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो देखो -1 प्लस 3 अपॉन 2, -5 प्लस 3 अपॉन 2, ये जगह बेटा 2 अपॉन 2 1 हो गया, ये हो गया -2 अपॉन 2 -1 हो गया, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अब ये मिड पॉइंट क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ये ब्लू लाइन से भी पास कर रहा है। तो बेटा ब्लू लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट आपको पता है, और बेटा आपको साथ साथ में उसका ग्रेडियंट भी पता है। तो देखो मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मुला अप्लाई करा, m की जगह बेटा मैंने -1/2 लगा दिया फॉर्मूले में। अब c निकालना है, ये पॉइंट बेटा, इस पॉइंट की मदद से मैं c की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 पुट करी, c बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर
1/2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, +1/2, सी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो हमारे पास कर्व लाइन की इक्वेशन अपडेट कर ली मैंने, ये लाइन की इक्वेशन थी ना, मैंने इसको अपडेट करा, y इज इक्वल टू -12x + 1/2, मैंने अपडेट कर लिया इसे। आप इसको ऐसे रहने दें या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, y इक्वल टू -x/2 + 1/2, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। यहां तक रहने दें या कोई इसको सिंप्लीफाई भी कर ले तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कोई इसको सिंप्लीफाई करता है, -x + 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 2y इक्वल टू -x + 1, x + 2y इज इक्वल टू 1 को यूं लिख दे, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A rectangular field measures 30 meter by 45 meter, calculate the perimeter। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, इसकी एक लेंथ है 30 और एक लेंथ है 45, तो इसको 45 कर लेंगे, 30 हो गई। पेरीमीटर निकालना है, तो भाई ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये भी 45, ये भी 30 हो जाएगा। तो बेटा 2 × 30 + 45, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा बेटा 150 मीटर, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर यूनिट नहीं लिखा होता तो मैं यूनिट की वैल्यू यूनिट लिखता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है भाई लेंथ ऑफ द डायगोनल निकाल के दिखा दें, सही है ना, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकाल के दिखा दें। तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, ये रहा, यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल की लेंथ, डायगोनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, पाइथागोरस में अप्लाई कर रहा हूं, 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2925, स्क्वायर रूट ले लिया, इट बिकम 15 रूट, डेसिमल में लिख दें 54.08 up to 3 figure 54.1 is going to be your final answer। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट बी जरा गौर से देखें, कह रहा है पार्ट बी में द डायग्राम शो द स्केच ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑल लेंथ आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तीनों लेंथ गिवन है, ऑल्दो वो अननोन की फॉर्म में है, लेकिन बेटा एंगल भी दिया हुआ है। तो मेरे तीनों लेंथ गिवन है, एंगल दिया हुआ है, ए की निकालनी है, और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा मैंने फॉर्मुला अप्लाई करा, कोसाइन रूल, cos 60 स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स माइनस स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड बाय 2 × a × 11। व्हाट इज cos 60, आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, ये a स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 121, और यहां पर बेटा a स्क्वायर प्लस 8a + 16 अपॉन 22a हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 11, 22a हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर कैंसिलेशन कर रहा हूं, 2 1 जा 2 11 जा। अच्छा जी, यहां पर देखें, अब ये 11a 1 से मिला हुआ, ये 11a हो गया हमारे पास, ये a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 8a माइनस 16 हो गया, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, और -8 है लेफ्ट हैंड साइड पर आया बेटा, ये 19a हो गया, 121 माइनस 16, 121 माइनस 16 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 105, and the value of a is going to be 105 divided by 19, 105 divided by 19, the value is going to be 5.526, 5.526, और बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 5.53, ये आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात में मसला नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं।
The diagram shows the sketch of the quadrilateral ABCD. All lines are given in centimeters. The area of the quadrilateral ABCD is 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस पूरे का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है. कह रहा है DAB एंगल निकाल के दिखा दें. DAB ये पूरा एंगल निकाल के दिखा दें. ठीक है, मेरा पूरा तो नहीं, अभी जरा थोड़ा सा एंगल निकाल लेते हैं, विच इज दिस वन. ये एंगल तो निकाल लेते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये एंगल तो डायरेक्टली आ जाएगा. किस तरह आएगा आपके पास बेटा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा. तो 10 DAC एंगल अपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो बेटा 10 DAC अगर एंगल निकालना है 10 इनवर्स 10 ओवर 8 हो जाएगा. 10 इनवर्स 10 ओवर 8 हो जाएगा हमारे पास. दिस इज गोइंग टू बी 51.34. ये मेरे पास DAC एंगल निकल कर आ गया. बट हमें अभी सिर्फ इतना पोर्शन मिला एंगल का, हमें ये निकालना है. अच्छा, मुझे अब ये एंगल निकालना है. ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है. नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर आपको एंगल चाहिए ना कोई सा भी, तो 3 साइडें तो गिवन हो, तो आप कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो. या साइन रूल अप्लाई करना है तो एक साइड और उसका अपोजिट पेयर गिवन हो, अपोजिट एंगल गिवन हो. साइड या अपोजिट पेयर ऑफ एंगल गिवन हो. साइड का अपोजिट एंगल गिवन हो. ना इस साइड का अपोजिट एंगल गिवन है, ना इस साइड का अपोजिट एंगल गिवन है, तो बेटा साइन रूल भी यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता. सही ना. साइन रूल अप्लाई करने के लिए एक पेयर पता होना चाहिए, साइड एंड द अपोजिट एंगल. साइड एंड द अपोजिट एंगल नहीं पता, ना ही इस साइड का अपोजिट एंगल पता है. तो आपको एक पेयर इस तरह पता होना चाहिए कि साइड और अपोजिट एंगल पता हो. बाकी आप तीसरे का फिर आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं काम को. लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था. मैंने क्या करा, मैंने बोला इस ट्राइंगल का एरिया निकालो. जो ट्राइंगल रेड से बना हुआ है ना, इसका एरिया निकालो. हाफ बेस इंटू हाइट, ये जगह 40. 2 1 2 5 10, 8 5 40 हो गया सेंटीमीटर. अब जो ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया में से रेड वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा, इसका एरिया जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ AB sin थीटा, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम. तो एरिया हमारे पास है 30, हाफ हो जाएगा. ए की वैल्यू बेटा मेरे पास 8 हो गई और 9 हो गई. थीटा आई डोंट नो, वही तो निकालना है. अगर मैं ये दो साइड्स ले रहा हूं इस फॉर्मूले में, तो बेटा इसके दरमियान का एंगल ये थीटा है हमारे पास. दिस एंगल इज थीटा ओवर हियर. तो मैं थीटा यहां पर निकाल रहा हूं. 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9. 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 9, इट्स 5/6. अब बेटा आप यहां पर साइन इनवर्स 5/6 करें, 56.44 आ जाएगा. तो आपके पास इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, जो रेड पे एंगल बन रहा है, दैट इज 51.34. और ये थीटा बेटा आपके पास आ रहा है 56.44. इन दोनों को ऐड कर लें. DAB एंगल कैलकुलेटर यूज करें, 107.78 हो जाएगा. 107.78 हो जाएगा. इसको बेटा 1 डेसिमल प्लेस में लिखनी है, एंगल 1 डेसिमल प्लेस में लिखने होते हैं. 107.8 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा. ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं. कह रहे f ऑफ -2 निकाल के बता दें. तो ये रहा मेरे पास f ऑफ x, इसमें x की जगह -2 पुट कर दें भाई. थ्री मतलब -2 -6 -6 -5 is -11. -11 is going to be your answer. Find the largest integer value satisfying fx is greater than 3 times gx. भाई fx की वैल्यू 3x -5 है, greater than 3 times gx.
4x+4/3 हो गया ये, जी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, देखो बेटा ये 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, 3x-5 इज ग्रेटर देन 4x+4। 3-5 इधर रहने दिया, मैंने आपको बताया था जब भी इनइक्वालिटी हो तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना, उसको पॉजिटिव बनाना है मैं। तो यहां पर बेटा मैं -5 लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया -4, और ये हो गया 4x-3x। तो यहां पर बेटा ये हो गया x इज लेस देन -9। x की तरफ से पढ़ेंगे x इज लेस देन -9, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन -9 यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब x इज लेस देन -9 आपका आंसर नहीं है। देखो x इज लेस देन -9 में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -9 से भी लेस देन, -9 से लेस देन बेटा -10 होता है, -11 होता है, -12 होता है, -13 एंड सो ऑन, ये सारे x इज लेस देन -9 है, एंड सो ऑन। इसमें हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है, -10। तो आपसे उसने बोला हुआ फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर, तो लार्जेस्ट इंटीजर बेटा -10 है, ये आपका आंसर है। फिर बड़ा अच्छा सवाल कर रहा है, कह रहा है f(x) बराबर है g(3x-5)। देखो g(x) तो आपको पता है ना, लेकिन g(3x-5) नहीं पता। तो आपने g(x) कॉपी करा सबसे पहले, यार ये मैं कॉपी कर लेता हूं, 4x+4/3 मैंने कॉपी कर लिया, और g(3x-5) क्या होगा, x की जगह 3x-5 रख दिया अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 3 12, 4 5 20, +4/3, ये हो जाएगा 12x -20 + 4 -16/3 हो जाएगा। ये g(3x-5) है। अब कह रहा है f(x) इसके बराबर है, f(x) क्या है, 3x-5। तो देखो बेटा मैंने यहां पर 3x-5 को इसके बराबर रखा, f(x) 3x-5, f(x) 3x-5 इज इक्वल टू g(3x-5). g(3x-5) क्या है, 12x -16/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x, 3 5 15, 12x -16 हो जाएगा, -15 +16 हो गया, 12x -9x हो गया, ये जगह -1, 12x -9x बेटा 3x हो जाएगा, -1/3 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखो बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगले पार्ट में देखो आपसे क्या कह रहा है, शुभ किया, अगला पार्ट थोड़ा सा देखिए जी। कह रहा है g(1)(x) 5 के बराबर है, कह रहा है सॉल्व करो। मैं भाई पहले g(1) तो निकालें। देखो बेटा g(x) है क्या, g(x) है 4x+4/3। आपने g की जगह y लिखा, आपने y को रिप्लेस करा x से, x को रिप्लेस करा y से, ये 3 मतलब x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, और y को सब्जेक्ट बनाना है मुझे। तो अब देखो y को किसना सब्जेक्ट बनाऊंगा, 3x-4 इज इक्वल टू 4y, 3x-4/4, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये जो y आया ना बेटा, इसको हम कहेंगे g(1). ये g(1) आ गया। अब आपने इसको इक्वल्स टू 5 रखा और x की वैल्यू निकाल ली, 4 5 20, 4 उधर गया, 24 बन गया, x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई।
अब आप खुद बोलोगे सर 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतनी बड़ी वर्किंग। तो अब मैंने वर्किंग इसलिए दिखा दी, पहले आप समझ लें कि एक ये तरीका है करने का, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इसका एक और मेथड आपको दिखा रहा हूं, इसका एक और मेथड आपको समझा रहा हूं, जरा गौर से समझ लीजिएगा। देखो बेटा, आपके पास जी एक्स का फंक्शन है ना, 4x+4/3। देखो ये कहलाता है जी इनवर्स का आउटपुट। जी इनवर्स का आउटपुट बराबर होता है जी एक्स के इनपुट के, और जी इनवर्स का इनपुट बराबर होता है जी एक्स के आउटपुट के। याद रखिएगा बात। ये जो 5 लिखा हुआ है ना, ये जी इनवर्स का आउटपुट है। जी इनवर्स इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है ना, ये इसका आउटपुट है। तो ये जी एक्स का इनपुट होगा फिर, यानी मैं एक्स की जगह यहां पर 5 पुट कर दूंगा। 4 5 20, 20+4, 24, 24 डिवाइड बाई 3, 8 हो जाएगा। ये जी एक्स का आउटपुट है। जी एक्स का आउटपुट जी इनवर्स का इनपुट होता है। वो आपसे जी इनवर्स के इनपुट की वैल्यू तो मांग रहा है, एक्स की वैल्यू। सॉल्व का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू मालूम करो। वो आपसे जी इनवर्स के इनपुट की तो वैल्यू मांग रहा है। तो जो जी ऑफ एक्स का आउटपुट होगा, वो जी इनवर्स का इनपुट होगा। और वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर से सुन ले, जो जी इनवर्स का आउटपुट था, वो जी एक्स का इनपुट बनेगा। तो जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट था, अब वो जी इनवर्स का इनपुट हो जाएगा। यानी ये जो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो कि इनपुट था हमारे पास जी इनवर्स का, उसकी वैल्यू बेटा आउटपुट ऑफ जी एक्स है, विच इज 8 ओवर है। 8 आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का इसका। और ये भी याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अब, बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वॉल्यूम ऑफ द कोन दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दे दिया है। कह रहा है अ कोन हैज अ रेडियस 6 एंड स्लांट हैज L सेंटीमीटर। अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 84 पाई, शो दैट L इज इक्वल टू 8। कह रहा है स्लांट हाइट 8 शो करके दिखा दें आप। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ऑफ द कोन इज 84 पाई। देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। आपके पास देखो, यहां पर उसने कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, पाई आर एल इसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल भी शामिल हो जाता है, और बेस एरिया जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये भी बेटा हमारे पास शामिल हो जाता है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या सर, पाया स्क्वायर। अच्छा भाई, टोटल सरफेस एरिया 84 पाए है। कर्व सरफेस एरिया है पाए आर एल, एल आर की जगह 6, एल की जगह एल ही ने दिया, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया है, बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 6 पाई एल, ये हो गया बेटा 36 पाई। आप पाई कॉमन निकाल लें, पाई से पाई कैंसिल। 84 इज इक्वल टू 6L प्लस 36। 84 माइनस 36
48 हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 6, 8 हो जाएगा। एल की वैल्यू बेटा यहां से आ रही है 8 सेंटीमीटर, ये हमने शो कर दिया। आसान सी बात। कह रहे वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल के दिखा दें। वॉल्यूम होता है 1/3 पाया स्क्वायर एच, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको आर पता है लेकिन एच नहीं पता, तो बेटा आप यहां पर पाइथागोरस में अप्लाई करें। आपके पास बेटा एल स्क्वायर बराबर होगा 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, इसकी हाइट है ना ये। तो एल स्क्वायर देगा बेटा 8 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, एच स्क्वायर 64 माइनस 36, ये हमारे पास 28 हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू। और बेटा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आपके पास, तो ये जाएगा अंडर 28। आपने बेटा ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में 1/3 पाए आर की जगह, आर की वैल्यू बेटा मैंने रख दी 6 स्क्वायर और एच की जगह अंडर 28 लिख दिया। जस्ट हैव टू पुट इट इन द कैलकुलेटर। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय √28, आंसर इज 199.48। तो आप अगर 3 सेकंड फिगर में लिखेंगे तो बेटा इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 199 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब सिमिलर कोन, सिमिलरिटी का कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। अब सिमिलर कोन हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 47.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस कोन। देखो जब सिमिलरिटी अप्लाई होती है ना, तो सरफेस एरिया का रेशो, दो सरफेस एरियाज हैं। एक सरफेस एरिया बेटा इसका है 84 पाए, तो इसके सरफेस एरिया को SA1 कह रहा हूं मैं। और ये जो इस ये डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम है जो सिमिलर शेप है, सिमिलर कोन है, उसका सरफेस एरिया बेटा 47.25 पाए है, इसको मैं SA2 कह रहा हूं। ये बराबर होगा रेडियस के रेशो के बराबर, लेकिन रेडियस के रेशो का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया का रेशो बराबर होता है रेडियस यानी किसी भी लेंथ के रेशो के स्क्वायर के बराबर। हमने यहां पर रेडियस ले लिया क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। तो ये R1 रेडियस है हमारे ड्रॉन कोन के रेडियस की वैल्यू, तो हमने लिख दिया यहां पर 6 और यहां पर लिख दिया R2। ये जो सिमिलर कोन है उसका रेडियस हमें नहीं पता, उसको R2 कह दिया हम लोग। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 84 डिवाइड बाय 47.25, 16/9 हो गया। पहले आप इनको डिवाइड करा लें, आपके पास एक एस की वैल्यू आ जाती है अमूमन कि आपको यहां पर है ना स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लो, तो जाएगा 4/3 6/R2। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, R2 यहां पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4, जगह 4.5। 4.5 इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द सिमिलर कोन जिसकी वो बात कर रहा है। तो 4.5 बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आपने सारी वैल्यूज आंसर जहां स्पेस गिवन है ना वहां लिखनी होती हैं, सही है ना। मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग करी हुई है इस वजह से वहां पर, वरना तो आपने इसके साथ में यहां पर लिखनी होती है आंसर स्पेस की जगह। आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी को मसला नहीं होगा यहां तक की बात में। नाउ वी हैव 10A। 10A में बेटा वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं फाइंड ACB एंगल, गिव रीजन ऑफ ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। कह रहा है ये ACB एंगल निकाल के दिखा देंगे वाला एंगल। मैंने बोला भाई देखें ये जो एंगल है ना OBA, एंगल OBA इज 180 माइनस 130 कर लूंगा विच इज इक्वल टू 50। आई होप ये बात तो क्लियर होगी। और आगे रीजन क्लियर तो क्या मतलब ये कि एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल इन अ लाइन लिख दें।
ये रीजन हो गया। अच्छा भाई, अगर ये 50 है तो बेटा ये एंगल भी 50 होगा। तो आप लिखोगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए विच इज इक्वल टू 50, और आप आगे लिखोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है ना? आपने रीजन लिख देना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने ये रीजन लिखा। अच्छा, रीजन निकलेगी पूरी नीचे लाइन दी हुई है और मैं ऊपर से ऐसे लिख रहा हूँ। ये 50 हो गया। अब आप रीजन लिखेंगे एंगल ए ओ बी 180 -50 वो जगह 80। और इसका रीजन क्या देंगे आप? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जगह ट्राइंगल बनाना नहीं है, ये पूरा लिखना है आपने। सही है? ये आ गया 80। और अब आप लिखेंगे ए सी बी एंगल जो आपको निकालना है, ए सी बी एंगल इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? ए सी बी एंगल क्या हो जाएगा? 40। और आप लिखेंगे, यानी आप इस तरह करके लिखेंगे 80 डिवाइड बाई 2 40। और आगे लिखेंगे एंगल एट द सेंटर। प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। ये जब राइटिंग पे ज्यादा गौर मत करिएगा। ठीक है जी, इसका मैंने रीजन नीचे लिख दिया है। और यहाँ पर बेटा आपने 40 लिखना है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपने 40 लिखना है। तो देखो ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज मैंने गाइड करी है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये बेटा चौथा आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। कह रहा है ये पी आर की लेंथ मालूम करके दिखा दो। भाई ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मैं ओ से लेकर आर तक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, so I'll have a right angle triangle here। ये तो वैसे ही 90 डिग्री बन रहा है। और ये 130 बेटा दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल एंगल में। 130 डिवाइड बाई 2 इज 65। अब यहां पर बेटा ये एडजस्टेंट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अपोजिट। तो अगर मुझे पी आर निकालना है, 1065 पी आर अपोजिट ओवर एडजस्टेंट विच इज 8। तो बेटा पी आर की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय 1065। कैलकुलेटर में रखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1065 इट इज इक्वल टू 17.15। और जगह 17.2, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द कोलेटरल OPQR दैट इज शेडेड। कह रहा है ये OPQR जो शेडेड है ना, इसकी परसेंटेज निकाल के बता दें कितना परसेंटेज ये शेडेड है हमारे पास। सही है ना? अब हमें जितना ये जो शेड रीजन है अगर हमें निकालना हो, तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अभी इसी ट्रायंगल को फोकस कर रहा हूं। मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं और उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा और सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया आएगा। अभी मैं सिर्फ वर्किंग किसी कर रहा हूं, इसकी वर्किंग कर रहा हूं आपके सामने। तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल के एरिया निकालता हूं। हाफ बेस इंटू हाइट, 8 × 17.2। बेस और हाइट क्या है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है? ये हो जाएगा बेटा 0.5 × 8 × 17.2। ये हो गया 68.8।
इसमें से सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया हो जाएगा बेटा थीटा अपॉन 360 मतलब है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 65 अपॉन 360 और रेडियस बेटा हमारे पास कितना है 8 है। तो 65 डिवाइड बाय 360 मतलब है पाई आर स्क्वायर 36.30। अब बेटा मैं शेडेड रीजन जो मैंने ग्रीन से करा हुआ है मैं से उसके एरिया की बात कर रहा हूं। तो ट्राइंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया 68.8, सेक्टर का एरिया बेटा 36.30। ये हो जाएगा बेटा 32.49। ये सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया है जो मैंने ग्रीन से शेड करा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा क्योंकि नीचे वाले का भी वही एरिया आएगा। सिमेट्रिकल शेप होती है ये, हमने प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, ऊपर जितना ट्राइंगल होता है वही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नीचे भी बनता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है और आंसर आ जाना है टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन 32.49 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 64.99। ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये शेडेड रीजन का एरिया आया है, ये शेडेड रीजन का बेटा हमारे पास एरिया निकल कर आया है। हमें तो परसेंटेज निकालनी है। देखो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ द क्वाड्रेटल ओ पी क्यू आर दैट इज शेडेड, दैट इज शेडेड। इस शेडेड रीजन की परसेंटेज निकालनी है। अब आपके पास जब परसेंटेज निकालनी होती है ना तो बेटा परसेंटेज में नीचे टोटल वैल्यू आती है। जैसे शेडेड रीजन की, शेडेड रीजन मैं यहां पर एक पेज ऐड कर लेता हूं। परसेंटेज जब निकालनी हो ना तो 64.99 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब टोटल किसका लेना है, टोटल बेटा हम किसका लेंगे, हमारे पास ने क्वाड्रेटल का बोला हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ द क्वाड्रेटल ओ पी आर क्यू, सिर्फ क्वाड्रेटल की बात करी हुई है ओ पी आर क्यू। इसका परसेंटेज निकालना है जितना शेड रीजन है। तो ओ पी आर क्यू का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल के एरिया प्लस इस ट्राइंगल के एरिया, यानी एक ट्राइंगल का एरिया था 68.8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो 64.99 डिवाइड बाय 68.8 मल्टीप्लाई बाय 2 जिस विच इज 137, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास बेटा आंसर आएगा 47.23। ये आपके पास परसेंटेज आएगा 47.23। इसको 3 सेवन फिगर में लिखेंगे 47.3 47.2। दिस इज गोइंग टू बी योर परसेंटेज ओवर हियर। ठीक है जी। तो पूरे क्वाड्रेटल का एरिया 68.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप, तो ये पूरा क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा, उससे डिवाइड करना था इसको। आई होप यहां तक की बात में कोई मसला नहीं होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। राइटिंग माशाल्लाह तो अच्छी लिखी थी ना मैंने, नहीं आ रही होगी समझ में। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद और भी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, देयर आर एक्स ब्लैक बॉल्स इन द बैग एंड द अदर बॉल्स आर वाइट। भाई अगर टोटल बॉल्स 12 हैं, ब्लैक एक्स हैं, तो वाइट कितनी होंगी, टोटल 12 हैं तो वाइट हो जाएंगी 12 माइनस एक्स। अच्छा जी, टू बॉल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब है बॉल निकाली और जेब में रख ली।
तो अगर पहली बॉल ब्लैक निकल चुकी है तो टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, 11 बॉल बचेंगी, और ब्लैक में से भी कम हो जाएगा। तो देखो x-1 वापस से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी x-1/11 हो जाएगी। अगर पहली बॉल ब्लैक निकाल चुके हैं तो टोटल में से कम हो जाएगा, तो आउट ऑफ 11 में बॉल निकाल रहा हूँ, लेकिन व्हाइट बॉल कितनी रहेंगी? भाई आपने तो ब्लैक बॉल निकाली है ना, व्हाइट बॉल कितनी थी? 12-x। तो व्हाइट बॉल 12-x की रहेंगी, 12-x/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो कि सेकंड बॉल व्हाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी 12-x/11 हो जाएगी। अगर पहली बॉल आपने व्हाइट निकाली है, दूसरी बॉल जब निकालेंगे तो टोटल में से एक कम हो चुका होगा, यानी आउट ऑफ 11 आप जो भी निकाल रहे होंगे। अब पहली बॉल व्हाइट निकाली है तो व्हाइट में से एक कम हो जाएगा, यानी 12-x-1, 11-x हो जाएगा। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 11-x/11 हो जाएगी, लेकिन ब्लैक में कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लैक पहले भी एक्स थी, अभी भी एक्स नहीं, क्योंकि आपने पहले व्हाइट बॉल निकाली हुई, तो x/11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक बॉल की। व्हाइट बॉल पहले निकाल चुके थे, व्हाइट बॉल 12-x थी, अब टोटल 12-x में से एक कम करा, 11-x हो गई। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 11-x/11 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने पहले व्हाइट निकाली थी, ब्लैक तो नहीं निकाली थी ना, ब्लैक तो वही एक्स ही रही, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा x/11 हो जाएगी। तो सेकंड बॉल में हमारे पास ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास x/11 हो जाएगी। अब आपसे बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वन बॉल ऑफ ईच कलर। वन बॉल ऑफ ईच कलर का मतलब है कि ब्लैक व्हाइट, दो बॉल इस तरह भी आ सकती हैं, और दो बॉल इस तरह भी आ सकती हैं, व्हाइट ब्लैक, दोनों तरीके से बेटा वन बॉल ऑफ ईच कलर आ जाएगा हमारे पास, वन बॉल ऑफ ईच कलर आ जाएगा। क्योंकि आप दो बॉल्स पिक कर रहे हैं तो आपने पूरा इवेंट करना है ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक। तो ब्लैक एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x/12 इंटू व्हाइट की प्रोबेबिलिटी x-1/11। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट को करवाना था, ब्लैक एंड व्हाइट को। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 12-x/11 प्लस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बेटा 12-x/12, और उसके बाद ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट ब्लैक। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाइट फिर ब्लैक। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक। सही है। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, बस इनको इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर देना है फ्रैक्शन फॉर्म में। एक्स मिल रहा है 12-x/12 सब, ये हमारे पास 132 हो जाएगा। ये भी x मिल रहा है 12-x है, 12-11 सा 132 हो जाएगा। 132 एलसीएम हो गया, ये 12x-x², ये हो गया 12x-x², और ये हो जाएगा बेटा -2x² प्लस 24x/132। आपने 2 कॉमन निकाल लिए यहां से, -x² प्लस 12x/132, 2 और 132 डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, ये हमारे पास 66 बन गया। तो आपका आंसर आ रहा है -x² प्लस 12x/66, ये इसकी एक्सप्रेशन निकल कर आ गई। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज 44/33, form an equation in x and solve it to find a number of black balls in the bag, show your working। देखो दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, दोनों बॉल्स ब्लैक हों उसकी प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 44/33, 14/33। तो दोनों बॉल्स ब्लैक हो, मैं भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, x/12 इंटू x-1/11, x/12 इंटू x-1/11। ये दोनों बॉल्स ब्लैक हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर मैंने लिख दी है, और वो बराबर कर दिया मैंने 14/33 के। अब x मल्टीप्लाई बाय x-1, 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 132 हो गया।
अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक एक्सप्रेशन बनानी है और बेटा यहां पर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगी, आप चाहें तो सिंप्लीफिकेशन कर लें। यहां पर जैसे मैंने 12 मल्टीप्लाई 11 कर दिया था ना, अभी मैं ये नहीं करता, मिसाल के तौर पर 12 मल्टीप्लाई 11 एज इट इज लिख देता। तो ये देखो कैंसिलेशन पहले से ही हो रही थी, 11 वन जा 11 थ्री जा, ये कैंसिलेशन हो गई हमारे पास। 3 वन जा थी 4 जा 12, ये कैंसिल हो चुके हैं हमारे पास। अब ये देखो एक्स मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 11, 11x, 14 इंटू एक्स 14x। आपके पास बेटा ये 14x भी लिख दिया मैंने, ये 14 हो जाएगा सिर्फ। तो ये -11x -14 इज इक्वल टू 0 हो गया। आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और आंसर निकाल लेना है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय 14 करना था। हाँ ये 4 मल्टीप्लाई बाय 14 करा, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 सर सर x माइनस 11 कैसे, x 56 हो गया। माइनस 1 हो? जी बेटा कुछ एक सेकंड रुकेगा, ये मैंने 11 भी गलती से लिख दिया है, एक सेकंड रुक जाएगा बस, ये मैं ठीक कर रहा हूँ। अब जो ना इफ्तारी का टाइम करीब करीब है, ये 56 हो गया, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। आपने x कॉमन निकाला, x -8, आपने 7 कॉमन निकाला, x -8 इज इक्वल टू 0। x -8 हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। आपने x के लिए दोनों दिखानी है, 8 और 7 आ रही है सर, -7 आ रही है सर, लेकिन x क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्स हैं, वी आर गोइंग ओनली गोइंग टू कंसीडर x इज इक्वल टू 8। x हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नहीं, देखो पहले हमने लगाया हुआ था। x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, उसने ब्लैक बॉल्स मांगी हुई थी, x इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 आ जाएगी यहाँ पर। आई होप यहाँ तक की बात में किसी को मसला नहीं होगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 का सर पार्ट why ए। not -7? जी बेटा, Why not -7? You got two values here. आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, मुझे फिर से बताइएगा। मैं कह रहा हूँ आपको 2x वैल्यूज मिली है, राइट? 8 और -7, आपने 8 की चूज की, -7 की। x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, तो ब्लैक बॉल्स कभी -7 तो नहीं हो सकती, नंबर ऑफ काउंट है ना वो तो। सही सही। तो कह रहा है a इज द पॉइंट 2 3, b इज द पॉइंट 3 -5, कह रहा है फाइंड ए बी, और ऊपर वेक्टर का साइन बनाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये बंद हो गया, फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। जल्दी 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 हो जाए भाई। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी पॉइंट वेक्टर को बेटा अगर आप पोजीशन वेक्टर में लिखते हैं ना, जैसे आप लिख देते हो ओ ए, तो ये बेटा हमारे पास 2 3 ही हो जाएगा। ओ बी बेटा हमारे पास 3 -5 ही हो जाएगा। तो अगर आपको ए बी वैक्टर निकालना है तो बेटा आप करेंगे ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी वैक्टर बेटा 3 -5 हो जाता है, और ओ ए वैक्टर बेटा मेरे पास हो जाएगा 2 3। ए बी वैक्टर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर। तो 3 -2 इज 1, -5 -3 इज -8। तो 1 -8 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आपके पास देखो ये कह रहे बी सी हमारे पास -4 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, ये यही काम लिख रहा हूं, बी सी इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, ओ सी माइनस ओ बी लिख रहा हूं। जो ओ सी की वैल्यू होगी वही सी कोऑर्डिनेट होगा। अब बी सी आपको पता है -4 3 है, मुझे ओ सी निकालना है ना, तो बी सी प्लस ओ बी कर लूंगा,
तो ओसी वेक्टर आ जाएगा। सर आपने यहां पर ऐड करना है, बीसी वेक्टर है -4 3, ओबी वेक्टर है बेटा मेरे पास 3 - 5। तो बेटा हमारे पास -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1, और 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2। ये आपके पास ओसी वेक्टर आ गया। अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो बेटा ये लिखूंगा -1 -2 लिखूंगा, ये -1 -2 आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द थर्ड पार्ट कह रहा है एडी का मॉडुलस यानी एडी का डिस्टेंस हमारे पास √74 है। कह रहा है डी पॉइंट है -c, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। कह रहा है एन की पॉसिबल वैल्यू निकाल के दिखा दो। मेरा सबसे पहले मुझे बताओ एडी वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है। एडी वेक्टर होगा बेटा ओडी - ओए। ओडी वेक्टर है -3n। ओए वेक्टर क्या है बेटा, ओए वेक्टर है 2 - 3 हमने ये पहले निकाल लिया। तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा -3 -2 -5, और ये हो जाएगा n-3। ये हमारे पास एडी वेक्टर आ गया। यार एडी वेक्टर ये है, तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अगर मैं निकालूं, तो भाई हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस n-3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, n-3 का स्क्वायर मैं एज इट इज ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, या चले अभी ओपन ना भी करें, n-3 का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दें। अब ये देखो एडी का मैग्नीट्यूड एक हमारे पास है, एक उनके पास है। हमने निकाला √75, उन्होंने निकाला √74। हमारे पास आ रहा है 25 प्लस n-3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा 74, और ये हो जाएगा बेटा 25 प्लस n-3 होल स्क्वायर। 74 - 24, 74 - 25, इट इज गोइंग टू बी 49। आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, तो जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे ना बेटा, जो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, +-7। n-c की वैल्यू +-7 आ गई। तो आपके पास एक n की वैल्यू आ रही है 7 = n-3, और एक n की वैल्यू आ रही है -7 = n-3। तो जगह n की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा 10, और -7 + 3 एक n की वैल्यू आ जाएगी -4। तो 10 and -4 आर दी आंसर्स। ये दो आंसर्स बेटा आपके पास निकल कर आ जाएंगे। आई होप यहां तक की बात में किसी को मसला नहीं होगा। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, द लास्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का, 3 मार्क्स का है। डायग्राम दे दी, ओ क्यू आर पी इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं हमारे पास अपोजिट साइड्स। ओपी दे दिया पी वेक्टर, ओ क्यू दे दिया क्यू वेक्टर। सही है जी। कह रहा है के इज द मिड पॉइंट, ये के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिड पॉइंट है। कह रहा है आपके पास एंड एल इज द पॉइंट ऑन पी आर। कह रहा है एल एक पॉइंट है पी आर पर, ये हमें नहीं पता कहां पर है, लेकिन एल बस रैंडमली एक पॉइंट है पी आर पर। कह रहा है के एल की वैल्यू p - 1/10 क्यू है। इसने के एल वेक्टर आपको दे दिया। कह रहा है पी एल और एल आर का रेशियो बता दो। पी एल और एल आर का रेशियो आप निकाल दो। रेशियो निकालना है, वैल्यू नहीं। चला ठीक है, मैंने पहले तो मैं वैल्यू निकालूंगा। देखो बेटा मेरे पास, अगर मैं आपके सामने पी एल की वैल्यू निकालता हूं, पी एल वेक्टर की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पी से ओ जाऊंगा, ओ से के जाऊंगा, के से एल चले जाऊंगा, पी से ओ माइनस पी से ओ जाऊंगा, ओ से के जाऊंगा, और फिर के से एल चले जाऊंगा। तो पी से ओ -p हो जाएगा। ये देखो ये मिड पॉइंट पर था ना के, ये ओ से के q/2 हो जाएगा, के से क्यू भी q/2 हो जाएगा, ये q/2 हो जाएगा। तो q/2 बेटा मैंने, क्योंकि सेम डायरेक्शन थी, q/2 रखा, और k से l इसने दिया हुआ था p - 1/10 ऑफ q।
ये दिया हुआ था, KL ऑलरेडी दिया हुआ था इसने, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो PL मेरे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखो PL क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस P माइनस P कैंसिल, तो Q/2 माइनस Q/10, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 5Q माइनस Q/10, ये हो जाएगा 4Q/10, ये हो जाएगा बेटा 2Q/5। ठीक है जी, ये PL आ गया 2Q/5। अब जरा सुनिए गौर से, आपके पास ये पूरा वेक्टर Q है और PL वेक्टर 2Q और PL वेक्टर 2Q/5 है। तो मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो पूरा पी आर वेक्टर की वैल्यू डिवाइड बाय पी एल वेक्टर की वैल्यू, पी आर वेक्टर है Q और पी एल वेक्टर है बेटा 2Q/5। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, तो Q मल्टीप्लाई बाय 5/2Q हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर Q से Q कैंसिल, 5/2 पी आर और पी एल का रेशो आ रहा है, पी आर रेशो पी एल 5/2 है, पी आर और पी एल का रेशो 5/2 है, यानी ये रेशो 2 है और ये पूरा रेशो 5 है। तो उसने पूछा क्या है, पी आर एल और एल आर का रेशो, एल आर का रेशो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। तो पी एल और एल आर का रेशो बेटा 2/3 हो जाएगा हमारे पास। अगर पूरे का रेशो 5 है और इसका रेशो 2 है तो बेटा इसका रेशो 3 बच जाएगा। पी आर और आर पी एल का रेशो बेटा 2/3 हो गया। दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन। यहां पर बेटा हम लोग ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सर आपने पी आर अपॉन पी एल क्यों किया? लाइक व्हाई डिड यू आप कुछ और डिवाइड? कर लेते, PL ओवर PR कर लेते, मुझे तो बस आई फर्क मीन इस व्हाई बात से डिड था। आप PL ओवर PR कर लेते, मुझे फर्क इस बात से था, एक मुझे इधर का रेशो पता चल जाता और एक पूरी लाइन का रेशो पता चल जाता। पूरी लाइन की वैल्यू पता है ना, हाँ सही। तो पूरी लाइन की वैल्यू और PL की वैल्यू मैंने निकाल ली, इनको डिवाइड कराया तो इनका रेशो आ गया, PL का और पूरी लाइन का रेशो आ गया। मुझे तो PL और ओके LR का रेशो चाहिए, तो मैंने बेटा 2/3 करके निकाल लिया। सही।